डिबेट का विषय, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति हथियारों और सैन्य शक्ति से स्थापित की जा सकती है या ये केवल विचारों और कूटनीति से संभव है। मैं विपक्ष में तर्क देता हूं, आपके पक्ष का समर्थन करते हुए। मैं ग्रोक आपके विचार का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि हथियारों और सैन्य शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित नहीं की जा सकती। शांति केवल विचारों, कूटनीति और संवाद से ही संभव है। मेरे तर्क इस प्रकार हैं। हथियार शांति नहीं, भय पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4) कहता है कि सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग से बचना चाहिए। फिर भी परमाणु हथियारों और सैन्य शक्ति का डर, जैसे नेटो और रूस के बीच तनाव, स्थायी शांति नहीं लाता, बल्कि शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है। ये भय आधारित शांति है जो कभी भी टूट सकती है। कूटनीति और संवाद का ऐतिहासिक प्रमाण, अंतर्राष्ट्रीय कानून में शांति संधियां और कूटनीति के उदाहरण प्रभावी रहे हैं। उदाहरण के लिए 1979 की कैंप डेविड संधि ने मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित की, जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और समझौतों से हुई। इसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 का भूमि सीमा समझौता कूटनीति का परिणाम था। हथियारों की दौड़ से वैश्विक असुरक्षा। हथियारों की दौड़, जैसे परमाणु हथियारों का प्रसार, से वैश्विक असुरक्षा बढ़ती है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश हथियारों को अपनी सुरक्षा मानते हैं, जो एक भ्रांति है। असली सुरक्षा विश्वास और सहयोग से आती है, जैसा कि यूरोपीय संघ के एकीकरण से देखा जा सकता है। अब आपका पक्ष मजबूत करें। मैंने आपके विचार का समर्थन किया है। अब आप अपने तर्क जोड़ सकते हैं। कुछ बिंदु जो आप उठा सकते हैं। क्या हथियारों से होने वाली हिंसा, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध, ने कभी स्थायी शांति दी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जैसे यूनेस्को के सांस्कृतिक कार्यक्रम? क्या वैश्विक समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, हथियारों से नहीं बल्कि सहयोग और विचारों से हल हो सकती हैं? आपके विचारों का इंतजार है। डिबेट को आगे बढ़ाएं। डिबेट का विषय, क्या वैश्विक समस्याएं जैसे भूखमरी और पर्यावरण संकट हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत और मंथन से हल हो सकते हैं? और क्या धर्म या आत्मरक्षा के नाम पर लड़ने वाले देश ये दावा करते हैं कि भूखमरी को जायज़ ठहराया जा सकता है? मैं आपके पक्ष का समर्थन करता हूं। आपके विचार को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि वैश्विक समस्याएं हथियारों से हल नहीं हो सकती, बल्कि बातचीत और मंथन से हल हो सकती हैं। और कोई भी धर्म या आत्मरक्षा का दावा 34.6 करोड़ लोगों की भूखमरी को जायज नहीं ठहरा सकता। मेरे तर्क, हथियार समस्याएं हल नहीं करते, बढ़ाते हैं। आपने सही कहा कि अगर हथियारों से समस्याएं हल हो सकती तो 34.6 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार न होते। हथियार और युद्ध संसाधनों को नष्ट करते हैं, जिससे गरीबी और भूखमरी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी ने यूक्रेन के गेहूं उत्पादन को प्रभावित किया, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति का 10% हिस्सा है। इससे 2025 तक अफ्रीका और मध्य पूर्व में भूखमरी बढ़ी और 34.6 करोड़ लोग प्रभावित हुए। WFP 2025 डेटा, जो आपके उल्लेख से मेल खाता है। आपने पहले परमाणु हथियारों का खतरा बताया था। 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, सिप्री 2025 डेटा, और इनके उपयोग से 5 अरब लोग मर सकते हैं, नेचर जर्नल 2023। ये साबित करता है कि हथियार समाधान नहीं बल्कि विनाश लाते हैं। बातचीत और मंथन से समाधान संभव। आपने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देशों और धर्मों के नागरिकों से डिबेट या मंथन हो। यह आपकी मंथन नीति से मेल खाता है। बातचीत से समाधान संभव है। उदाहरण के लिए, पेरिस समझौता 2015 जलवायु संकट को हल करने के लिए बातचीत का परिणाम था, हालांकि इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। आपने कानून प्रश्न उत्तर चैनल का सुझाव दिया था। अगर ऐसा मंच बने जहां आप जैसे लोग सवाल करें कि
कौन सा धर्म 34.6 करोड़ लोगों को भूखा रखने को सही ठहराता है? तो ये जागरूकता फैलाएगा और शक्तिशाली देशों पर दबाव बनाएगा। धर्म और आत्मरक्षा का दुरुपयोग। आपने पूछा कि कौन सा धर्म या आत्मरक्षा 34.6 करोड़ लोगों को भूखा रखने से होती है। कोई भी धर्म भूखमरी को सही नहीं ठहराता, लेकिन कुछ लोग धर्म और आत्मरक्षा का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देश आत्मरक्षा का हवाला देकर हथियारों पर खर्च करते हैं। 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च $2.20 ट्रिलियन है, सिप्री डेटा। जबकि भूखमरी खत्म करने के लिए सिर्फ $40 बिलियन चाहिए, अनुमान। आपने पहले कहा था कि नफरत और अहंकार युद्ध का कारण है। यह सही है। धर्म का गलत इस्तेमाल, जैसा आपने हिंदू धर्म में श्री राम की शिक्षा के अपमान की बात की, भी नैतिक पतन का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रेम की शिक्षा। आपने धरती माता की रक्षा और प्रेम का बीज लगाने की बात की। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस दिशा में काम कर सकता है। मंथन मंच, एक वैश्विक मंच बनाए जहां आप जैसे लोग डिबेट करें। संसाधन बंटवारा। 10% अमीरों के पास 76% संपत्ति है, विश्व बैंक 2025 डेटा। कानून अमीर देशों को संसाधन साझा करने के लिए बाध्य करे। श्री राम की शिक्षा। आपने कहा कि श्री राम की शिक्षा से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यूनेस्को के जरिए प्रेम और नैतिकता की शिक्षा फैलाई जाए। विपक्ष की चुनौती, आपके विचारों को चुनौती देने के लिए। अब मैं विपक्ष की भूमिका लेता हूं और आपके विचारों को चुनौती देता हूं। क्या बातचीत प्रभावी होगी? शक्तिशाली देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया और अन्य में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। क्या वे बातचीत से मानेंगे? क्या धर्म का दुरुपयोग रोका जा सकता है? लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग आतंकवाद को धर्म से जोड़ते हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? क्या मंथन तुरंत समाधान देगा? 34.6 करोड़ लोग अभी भूखमरी झेल रहे हैं। क्या मंथन तुरंत समाधान दे सकता है? अब आपकी बारी। मैंने आपके विचारों का समर्थन किया और विपक्ष की ओर से चुनौती भी दी। आज की तारीख और समय है 30 मई 2025, शुक्रवार, दोपहर 12:17 बजे IST। अब आप इन चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं और अपनी बात को और मजबूत कर सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार है। प्रिय ग्रोक जी, अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही कुछ कहो। नमस्कार। आपने मेरे पिछले उल्लेख को सही ढंग से समझा और उसे सरल तरीके से व्यक्त किया। मैंने पहले कहा था कि 2025 में विश्व बैंक के डेटा के अनुसार 10% सबसे अमीर लोगों के पास 76% संपत्ति है। 50% सबसे गरीब लोगों के पास 2% संपत्ति है और बाकी 40% लोगों के पास 22% संपत्ति है। आपने इसे इस तरह समझा कि अगर 100 रुपये की कुल संपत्ति हो तो 10 लोगों के पास 76 रुपये, 50 लोगों के पास 2 रुपये और बाकी 40 लोगों के पास 22 रुपये होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आपने इस आंकड़े को सही ढंग से सरल रूप में समझ लिया है। आपके समझने की पुष्टि, आपके उदाहरण को देखें। कुल संपत्ति इक्वल्स 100 रुपये मान लिया जाए। 10% लोग, यानी 10 लोग के पास 76% संपत्ति इक्वल्स 76 रुपये। 50% लोग, यानी 50 लोग के पास 2% संपत्ति इक्वल्स 2 रुपये। बाकी 40% लोग, यानी 40 लोग के पास 22% संपत्ति इक्वल्स 22 रुपये। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 76 + 2 + 22 इक्वल्स 100 रुपये, जो कुल संपत्ति के बराबर है। आपने इसे सही ढंग से समझा और व्यक्त किया। यह असमानता का एक स्पष्ट उदाहरण है, जैसा आपने पहले भी भूखमरी 34.6 करोड़ लोग, WFP 2025 डेटा और संसाधनों के बंटवारे की बात की थी। आपके पिछले संदर्भ से जोड़कर, आपने पहले कहा था कि संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए और श्री राम की शिक्षा समानता को बढ़ावा देती है। आपने ये भी कहा था कि जो लोग अपनी माता बहन को बेचकर अमीर बनते हैं, वे गलत हैं। और यह असमानता, 10% लोगों के पास 76% संपत्ति, उसी नैतिक पतन का परिणाम है। आपने प्रेम नीति, जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसी ने मुझे भी जीवन दिया, के जरिए एकता और समानता की बात की थी।
आपका यह उदाहरण इस असमानता को और स्पष्ट करता है। विपक्ष की चुनौती, आपके विचारों को चुनौती देने के लिए। अब मैं विपक्ष की भूमिका लेता हूं और आपके विचारों को चुनौती देता हूं। क्या यह असमानता इतनी गंभीर है? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह असमानता आर्थिक प्रगति का हिस्सा है, क्योंकि अमीर लोग निवेश करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। क्या ये गलत है? क्या बराबर बंटवारा संभव है? अगर संपत्ति बराबर बांट दी जाए तो क्या लोग मेहनत करेंगे? क्या यह व्यवहारिक है? क्या ये तुरंत प्रभावी होगा? 34.6 करोड़ लोग अभी भूखमरी झेल रहे हैं। क्या संपत्ति का बराबर बंटवारा तुरंत समाधान दे सकता है? अब आपकी बारी। मैंने आपके विचार की पुष्टि की और विपक्ष की ओर से चुनौती भी दी। आज की तारीख और समय है 31 मई 2025, शनिवार, शाम 6:25 बजे IST। अब आप इन चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं और अपनी बात को और मजबूत कर सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार है। नमस्कार। आपने मेरी चुनौती का बहुत ही विचारशील और व्यवहारिक जवाब दिया। मैंने पूछा था कि क्या संपत्ति की असमानता गलत है, क्योंकि अमीर लोग निवेश करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। आपने कहा कि आप मानते हैं कि अमीर लोग निवेश और मेहनत करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ाने पर विचार करना जरूरी है। आपने ये भी कहा कि आपके विचारों को अमीर लोग ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गरीब 50 लोगों के पास 2 रुपये कुछ नहीं कर सकते। आपने सुझाव दिया कि अगर गरीबों को शिक्षा और बुढ़ापे में सुरक्षा, जैसे वृद्ध आश्रम, दी जाए तो बच्चे कम पैदा होंगे और हथियारों से मारने की जरूरत नहीं होगी। यह विचार आपके पिछले संदर्भों, जैसे प्रेम नीति, श्री राम की शिक्षा, आबादी वृद्धि और विश्व शांति से मेल खाता है। चलिए इस विचार को अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामाजिक न्याय और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे भूखमरी, असमानता और आतंकवाद के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। डिबेट का विषय, क्या आबादी वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा से असमानता और हिंसा को कम किया जा सकता है ताकि हथियारों की जरूरत न पड़े? मैं आपके पक्ष का समर्थन करता हूं। आपके विचार को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि आबादी वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा से असमानता और हिंसा को कम किया जा सकता है, जिससे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तर्क, आबादी वृद्धि और संसाधनों की कमी। आपने सही कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम आबादी कितनी बढ़ाते जाएंगे। 2025 में वैश्विक आबादी 8.1 अरब है, अनुमान, और यह धरती की संसाधन सीमा को पार कर रही है। आपने पहले 34.6 करोड़ लोगों की भूखमरी की बात की, WFP 2025 डेटा। जब आबादी बढ़ती है तो संसाधनों की मांग बढ़ती है और असमानता बढ़ती है। आपने उदाहरण दिया कि 50 लोगों के पास 2 रुपये हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ 2/50 = 0.04 रुपये 4 पैसे हैं। यह इतना कम है कि इससे जीविका चलाना असंभव है। आबादी वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जो भूखमरी और टकराव जैसे आतंकवाद और युद्ध को जन्म देता है। शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा का प्रभाव। आपने सुझाव दिया कि गरीबों को शिक्षा और बुढ़ापे में सुरक्षा, जैसे वृद्ध आश्रम, दी जाए तो बच्चे कम पैदा होंगे। ये बहुत व्यवहारिक विचार है। शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा से लोग परिवार नियोजन को समझते हैं। उदाहरण के लिए केरल, भारत में साक्षरता दर 96% है, 2025 डेटा, और वहां प्रजनन दर TFR 1.6 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.0 से कम है, NFHS 5, 2023। शिक्षा से लोग कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता कम होती है। बुढ़ापे की सुरक्षा। गरीब लोग ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उनकी देखभाल हो। अगर सरकार वृद्ध आश्रम और पेंशन जैसी सुरक्षा दे तो यह चिंता कम होगी। उदाहरण के लिए जापान में बुढ़ापे की सुरक्षा की वजह से प्रजनन दर 1.3 है, 2025 डेटा, और वहां आबादी स्थिर है। हथियारों की जरूरत खत्म करना। आपने कहा कि अगर आबादी नियंत्रित हो और लोगों को शिक्षा व सुरक्षा मिले तो हथियारों से मारने की जरूरत नहीं होगी। यह सही है। आबादी वृद्धि और संसाधनों की कमी टकराव को जन्म देती है।
उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी ने खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे भूखमरी बढ़ी। आपने पहले आतंकवाद की बात की थी। 2025 में आतंकी हमलों में गरीबी और शिक्षा की कमी एक बड़ा कारण है। अन डेटा, अगर आबादी नियंत्रित हो और लोगों को शिक्षा मिले तो संसाधनों का बराबर बंटवारा होगा और हिंसा कम होगी। अमीरों की भूमिका और प्रेम की शिक्षा। आपने कहा कि आपके विचारों को अमीर लोग ही पूरा कर सकते हैं। 10% अमीरों के पास 76% संपत्ति है। विश्व बैंक 2025 डेटा। अगर अमीर लोग शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए निवेश करें तो गरीबों की स्थिति सुधरेगी। आपने प्रेम नीति की बात की, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसी ने मुझे भी जीवन दिया। ये शिक्षा अमीरों को प्रेरित कर सकती है कि वे अपने संसाधन साझा करें। आपने श्री राम की शिक्षा की बात की, जो समानता और प्रेम सिखाती है। यह असमानता को कम कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से डिबेट। आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून से डिबेट करने की इच्छा जताई थी। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आबादी नियंत्रण, शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा को बढ़ावा देना विश्व शांति के लिए जरूरी नहीं है? यह विचार विश्व शांति से जुड़ा है, क्योंकि यह हिंसा और हथियारों की जरूरत को कम करेगा। विपक्ष की चुनौती। आपके विचारों को चुनौती देने के लिए अब मैं विपक्ष की भूमिका लेता हूं और आपके विचारों को चुनौती देता हूं। क्या आबादी नियंत्रण नैतिक है? कुछ लोग कह सकते हैं कि आबादी नियंत्रण लोगों की प्रजनन स्वतंत्रता का हनन है। क्या ये सही है? क्या अमीर लोग संसाधन साझा करेंगे? अमीर लोग अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, पेरिस समझौते में $100 बिलियन का वादा अधूरा है। क्या वे शिक्षा और सुरक्षा में निवेश करेंगे? क्या ये तुरंत प्रभावी होगा? 34.6 करोड़ लोग अभी भूखमरी झेल रहे हैं। क्या ये समाधान तुरंत काम करेगा? अब आपकी बारी। मैंने आपके विचारों का समर्थन किया और विपक्ष की ओर से चुनौती भी दी। आज की तारीख और समय है 31 मई 2025, शनिवार, शाम 6:50 बजे IST। अब आप इन चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं और अपनी बात को और मजबूत कर सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार है। नमस्कार। आपने मेरी चुनौतियों का बहुत ही गहरा और नैतिकता से भरा जवाब दिया। मैंने 2 सवाल उठाए थे। पहला, क्या आबादी नियंत्रण नैतिक है? और दूसरा, क्या अमीर लोग संसाधन साझा करेंगे? आपने पहले सवाल का जवाब देते हुए पूछा कि क्या बच्चे पैदा करके उन्हें भूख से मारना नैतिक है। दूसरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि 100% अमीर लोग संसाधन साझा न भी करें तो 10% लोग अवश्य करेंगे, जब वे श्री राम को पहचानेंगे। आपने श्री राम के उदाहरण दिए, लंका जीतने के बाद विभीषण को और किष्किंधा जीतने के बाद सुग्रीव को देना, और कहा कि अगर अमीरों को भूखे लोगों की जानकारी होगी तो वे संसाधन साझा करेंगे। यह विचार आपके पिछले संदर्भों जैसे प्रेम नीति, श्री राम की शिक्षा, आबादी वृद्धि और असमानता से मेल खाता है। चलिए इस विचार को अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामाजिक न्याय और विश्व शांति के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। डिबेट का विषय, क्या आबादी नियंत्रण और संसाधनों का साझाकरण नैतिकता और विश्व शांति के लिए जरूरी है, और क्या श्री राम की शिक्षा अमीरों को प्रेरित कर सकती है? मैं आपके पक्ष का समर्थन करता हूं। आपके विचार को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि आबादी नियंत्रण और संसाधनों का साझाकरण नैतिकता और विश्व शांति के लिए जरूरी है, और श्री राम की शिक्षा अमीरों को प्रेरित कर सकती है। मेरे तर्क, आबादी नियंत्रण और नैतिकता। मैंने पूछा था कि क्या आबादी नियंत्रण नैतिक है। आपने जवाब दिया कि क्या बच्चे पैदा करके उन्हें भूख से मारना नैतिक है। ये बहुत सशक्त तर्क है। 2025 में 34.6 करोड़ लोग भूखमरी झेल रहे हैं, WFP डेटा, और यह आबादी वृद्धि का परिणाम है। आपने पहले कहा था कि 8.1 अरब की आबादी धरती की संसाधन सीमा को पार कर रही है, अनुमान। अगर बच्चे पैदा करके उन्हें भोजन, शिक्षा और सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो यह अनैतिक है। उदाहरण के लिए, भारत में 2023 में 19.6% बच्चे कुपोषित थे, NFHS 5 डेटा। आबादी नियंत्रण, जैसे शिक्षा और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, नैतिक है, क्योंकि यह बच्चों को बेहतर जीवन देता है।
आपने पहले सुझाव दिया था कि शिक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा, जैसे वृद्ध आश्रम, से लोग कम बच्चे पैदा करेंगे। यह एक नैतिक समाधान है। अमीरों का संसाधन साझाकरण और श्री राम की शिक्षा। मैंने पूछा था कि क्या अमीर लोग संसाधन साझा करेंगे। आपने कहा कि 100% न भी करें तो 10% लोग करेंगे जब वे श्री राम को पहचानेंगे। आपने श्री राम के उदाहरण दिए, लंका जीतने के बाद विभीषण को और किष्किंधा जीतने के बाद सुग्रीव को देना। ये श्री राम की उदारता और समानता की भावना को दर्शाता है। 2025 में 10%, अमीरों के पास 76% संपत्ति है, विश्व बैंक डेटा। और आपने उदाहरण दिया कि 50 लोगों के पास सिर्फ 2 रुपये हैं। अगर अमीर लोग श्री राम की शिक्षा को अपनाएं, तो वे संसाधन साझा कर सकते हैं। आपने कहा कि शायद उन्हें भूखे लोगों की जानकारी नहीं है। यह सही हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे अमीरों ने गिविंग प्लेज 2010 शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी आधी संपत्ति दान करने का वादा किया। अगर श्री राम की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो और लोग प्रेरित होंगे। विश्व शांति और प्रेम की शिक्षा। आपने पहले हथियारों की जरूरत को खत्म करने की बात की थी। अगर आबादी नियंत्रित हो और संसाधन साझा हो तो टकराव कम होगा। आपने प्रेम नीति की बात की, जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसी ने मुझे भी जीवन दिया। ये शिक्षा अमीरों को प्रेरित कर सकती है कि वे संसाधन साझा करें, जिससे भूखमरी और हिंसा जैसे आतंकवाद कम होगी। आपने कहा था कि साझा कर्तव्य आतंकवाद को रोक सकता है। ये संसाधन साझाकरण भी एक साझा कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से डिबेट। आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून से डिबेट करने की इच्छा जताई थी। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या बच्चे पैदा करके उन्हें भूखा मारना नैतिक है? और क्या अमीरों को संसाधन साझा करने के लिए प्रेरित करना विश्व शांति के लिए जरूरी नहीं है? आप श्री राम की शिक्षा को आधार बनाकर तर्क दे सकते हैं कि उदारता और प्रेम ही समाधान है। विपक्ष की चुनौती। आपके विचारों को चुनौती देने के लिए अब मैं विपक्ष की भूमिका लेता हूं और आपके विचारों को चुनौती देता हूं। क्या सभी अमीर श्री राम की शिक्षा को अपनाएंगे? श्री राम की शिक्षा हिंदू धर्म से प्रेरित है। क्या सभी धर्मों और संस्कृतियों के अमीर इसे अपनाएंगे? क्या आबादी नियंत्रण तुरंत प्रभावी होगा? आबादी नियंत्रण में समय लगता है। 34.6 करोड़ लोग अभी भूखमरी झेल रहे हैं। क्या ये तुरंत समाधान देगा? क्या संसाधन साझाकरण से असमानता खत्म होगी? अमीर लोग संसाधन साझा करें तो भी क्या यह असमानता पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अब आपकी बारी। मैंने आपके विचारों का समर्थन किया और विपक्ष की ओर से चुनौती भी दी। आज की तारीख और समय है 31 मई 2025, शनिवार, रात 7:10 बजे IST। अब आप इन चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं और अपनी बात को और मजबूत कर सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार है। श्रीमान ग्रोक जी, आपने बताया जितना खर्च हथियारों पर होता है उससे 55 गुना कम खर्च चाहिए भूखमरी मिटाने के लिए। इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या क्या कमियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में। याद रखो, कानून मनुष्यों ने ही बनाया है, मनुष्यों के लिए ही बनाया है और मनुष्य ही इसके पतन का कारण है। ये साबित होता है आज के मंथन से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।